बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद इसाक चौधरी आपसे मुखातिब हूँ और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बुनियादी जो मालूमात हैं वो देने के लिए एक सिलसिला हमने शुरू किया था और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे साथ आज के मेहमान हैं रूह रवां तहरीक बल्दियाती इंतखाबात इफ्तिखार साजिद अज़ीमी साहब। इनकी और इनकी टीम की बहुत काविशें हैं इसके लिए और दिन रात एक करके इन्होंने इस बल्दियाती इंतखाबात के मामले को यहाँ तक पहुँचाया है। एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन इनकी अनथक मेहनत जो है उसकी बाइस ये मुमकिन हुआ और आज जो है वो बिल्कुल इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया गया और वक्ती तौर पे जो रुकावटें हैं वो तो चलें वो हल हो जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इफ्तिखार अज़ीमी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस काम का बीड़ा उठाया था वो उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। और आज चूँकि बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, चूँकि ये बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 31-32 साल बाद होने जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को और ख़ुसूसन मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो लोग इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं वो भी बहुत सी चीज़ों से अवेयर नहीं है। तो आप गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ताकि नाज़रीन को, नुमाइंदों को, सबको इससे आगाही हो सके कि बल्दियाती सिस्टम बुनियादी तौर पे है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका टॉप वन न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि इस हवाले से कुछ बात कर सकूँ। जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात की तहरीक का तल्लुक़ है, ठीक है, हमने तो शुरू किया, लेकिन ये टीम वर्क था और उसमें मुख्तलिफ़ मराहल पे मुख्तलिफ़ लोग शामिल होते गए और अल्लाह ने करम किया। और फिर सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कश्मीर का कि जिनकी वजह से जना ये सफ़र हमारा थोड़ा सा जल्दी मुकम्मल हो गया, वरना हो सकता अभी इसमें और टाइम लगता। तो बहरहाल रब का शुक्र अदा करता हूँ और सारे टीम मेम्बरान का जिन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर नीलम तक और बाग तक और मेंबर तक इसका हिस्सा बने। तो अभी जो आपका सवाल है कि ये ढांचा इसका या इसका स्ट्रक्चर क्या है बल्दियाती निज़ाम का, बल्दियाती निज़ाम हमारा जो ना ये इसमें दो इसके हैं हिस्से। एक तो हमारा देही जो इलाका होता है और एक हमारा शहरी इलाका होता है। तो देही इलाके जो है जितना भी है हमारा रूरल एरिया, उसमें आगे फिर दो हिस्से हैं। एक तो आ जाता है ज़िला कौंसल और एक आ जाती है यूनियन कौंसल। अब ज़िला कौंसल और यूनियन कौंसल ये एक ही एंटिटी है कि एक एंटिटी में से, एक जोग्राफी हदूद में से एक मेंबर ज़िला कौंसल मुंतखब किया जाता है और जिस जगह से यूनियन कौंसल से ज़िला कौंसल मेंबर मुंतखब किया जाता है उसके अंदर ही जो है ना लोकल कौंसल मुंतखब किए जाते हैं। तो एक यूनियन कौंसल से एक मेंबर ज़िला कौंसल मुंतखब होता है और 5, 7, 9 जैसे वो आबादी है उस यूनियन कौंसल की, तो इतनी तादाद में 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी, 9 भी हो सकते हैं। तो इतने लोकल कौंसल वहाँ पे मुंतखब होते हैं। ये मत एक थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दें, मतलब यूनियन काउंसिल में अगर फ़र्ज़ करें वार्ड्स के हिसाब से होगा, जितनी वार्ड्स होंगी उतने मेंबरान होंगे। जी बिल्कुल, इसको हर यूनियन कौंसिल की वार्ड्स बनाई जाती हैं, 5 बन गई हैं या 7 बन गई हैं, जितनी भी बनी हैं, 9 बनी हैं, तो उतने उनके मुंतखब होंगे लोकल कौंसलर्स उस गाँव के हिसाब से, और वो सारे मिलके एक अलग से बनाएंगे मेंबर ज़िला कौंसिल। ये तो हो गया देही इलाका। अब जो शहरी इलाके हैं, इसमें भी इंटरप्ट करूँगा मैं आपको थोड़ा सा। ये लोकल जो मेंबर होंगे, लोकल कौंसल मेंबर जो होंगे, ये इलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी बराह रास्त वोट लेके आएगा? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पहली बात मुकम्मल करके फिर इस पे आ जाता हूँ कि देही इलाके के बाद आ जाता है शहरी इलाका। मसलन बिम्बर को हम शहरी इलाका कहते हैं, तो इसमें म्यूनसिपल कमेटी है। मीरपुर जो है ना उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। आपका तलक समानी से है, वहाँ पे टाउन कमेटी है। बनाला में टाउन कमेटी है। तो अब जो शहरी आबादी है ना वो होंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी। तो वो एक ढांचा वो मौजूद है और एक ढांचा ज़िला कौंसिल का और देहातों के अंदर। अब जो बात आपने कही कि इनका इंतखाब कैसे होगा, तो ये है कि जो देही इलाके हैं जहाँ पे ज़िला कौंसिल या यूनियन कौंसिल मौजूद है, वहाँ पे 2 पर्चियाँ मिलेंगी वोटर को। एक होगी जिसमें ज़िला कौंसिल का वो मेंबर मुंतखब करेंगे, 2, 4, 5 जो लोग भी उम्मीदवार हैं वहाँ पे
उनका ज़रा एक बैलेट पेपर होगा जैसे असेंबलियों का होता है, एक बैलेट पेपर होगा उनके अपनी वार्ड के लिए, गांव के लिए। तो उन्होंने ब्याक वक्त 2 पर्चियाँ लेनी है और दोनों के ऊपर उन्होंने निशान लगाना है, जो भी तरीकाकार होगा स्टैंप करना है कि हम ज़िला कौंसिल का वोट किसको दे रहे हैं और अपने गांव या वार्ड के हद तक वोट किसको दे रहे हैं। और सेम जो शहरों में वहाँ पे सिंगल वार्ड सिस्टम होगा, वहाँ पे एक ही पर्ची होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़िला कौंसिल नहीं मौजूद होती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौंसिल का इंतखाब होता है। तो वहाँ पे एक पर्ची होगी जिसके ऊपर उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो ना वोट देना होगा। जी। अच्छा, तो इसके बाद मरहला आता है वाइस चेयरमैन का और चेयरमैन का, तो उनका क्या तरीकाकार हो? अच्छा, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो है ना, जो यूनियन कौंसिलें होंगी गाँव में, वो मैंने पहले गुजारिश की, एक तो उन्होंने बराह रास्त इंतखाब कर दिया मेंबर ज़िला कौंसिल का। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि अपने अपने वार्ड या गांव की हद तक लोकल काउंसलर्स का इंतखाब किया था। अब वो जो लोकल काउंसलर्स है ना, वो 5 है या 7 है या 10 हैं, वो आपस में वोटिंग करके जो ना कसरत राय से एक चेयरमैन बनाएंगे और एक वाइस चेयरमैन बनाएंगे, जो उस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा। ये एक बात होगी। दूसरा ये है कि जो ज़िला कौंसिल हमारा, तो उसमें जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा ज़िला 3 तहसीलों पे मुश्तमिल है, तीनों तहसीलों से जितने मेंबर ज़िला कौंसिल बनेंगे, अब वो आपस में वोट डाल के जरा कसरत राय से एक चेयरमैन बनाएंगे और एक वाइस चेयरमैन बनाएंगे। और जो शहरी इलाके हैं, कॉरपोरेशन हो गई, कमेटी, वहाँ पे कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं, वो कौंसलर आपस में वोट डाल के कसरत राय से क्या करेंगे, अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। इस तरह ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद एक चीज़ जो सुनी है या पता चला है मालूमात करके कि यूथ और ख़वातीन की स्पेशल सीटें होंगी, तो उनका क्या तरीका होगा? जैसे टेक्नोक्रेट्स या उस लेवल पे कैसे इनका इंतखाब कैसे करेंगे? अच्छा, यूथ और ख़वातीन जो ना, ये उस एक्ट के अंदर ज़रा हिस्सा है। और मैं ये भी वजाहत कर दूं कि यूथ की सीटों का और जो ख़वातीन की सीटों का इंतखाब है, ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से पहले होगा। जैसे आप असम्बली में इलेक्शन एमएलए बन जाते हैं, तो वो पता है ख़वातीन की सीटों का इंतखाब होता है, टेक्नोक्रेट्स और ये वो ओवरसीज़ का। तो वो जब सीटें मुंतखब हो जाती हैं, फिर वो सारे मिल के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करते हैं। तो ऐसे ही पहले यूथ की सीटें मुंतखब होंगी और ख़वातीन। और तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार फिर वही होगा, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे यूनियन कौंसिल है, चाहे म्यूनसिपल कमेटी है। उसके जो मुंतखब शुदा मेंबरान है ना, काउंसलर्स, वो वोट करेंगे और 2 ख़वातीन, कम से कम 2 ख़वातीन और कम से कम 2 यूथ मेंबर। और यूथ मेंबर की मैक्सिमम एज जो है ना, वो 18 से 35 साल होगी। ये मुंतखब शुदा काउंसलर्स ने इनका इंतखाब करना है, वो भी मुंतखब हो जाएंगे और उसके बाद फिर जाके ना वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन। और यहाँ पे मैं एक ये भी बताना चाहूँगा कि क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 2 यूथ मेंबर मुंतखब किए जाएंगे और 2 ही ख़वातीन। लेकिन टेक्निकली ये है कि 12.5% ऑफ द टोटल काउंसलर्स, मसलन एक ज़िला कौंसिल में 100 मेंबर बन जाते हैं, मैं पूरे ज़िले में मिला के 100 ज़िला कौंसिल के मेंबर बन गए हैं, तो अब उसका कोटा होगा 12.5%। तो ये इसका मतलब वो 12 मेंबरान मुंतखब करेंगे या 13 मेंबरान मुंतखब करेंगे, 6 ख़वातीन और 6 ही यूथ के। लेकिन जहाँ पे तादाद कम होगी तो कम से कम उन्होंने 2 मेंबर ख़वातीन बनानी है और 2 ही जो है वो सिंगल वार्ड सिस्टम है, तो वो किसको कहते हैं? वो क्या सिस्टम है? अच्छा, सिंगल एक वक्त था कि जो यूनियन कौंसिल होती थी ना, या कमेटी है, तो वहाँ पे सारे मेंबर खड़े हो जाते थे। वो एक वार्ड से खड़े नहीं होते थे, बल्कि पूरी यूनियन कौंसिल वोट डालती थी और जो टॉप पे 1 2 3 4 5 आते थे ना, वो मुंतखब करार पाते थे। अब सिंगल वार्ड में होता है कि उस वार्ड के अंदर जो उम्मीदवार होंगे ना, उनमें से ही चुना जाएगा। तो एक वार्ड के वोट एक वार्ड के अंदर ही पड़ेंगे और उसी के अंदर गिने जाएंगे। इसे कहते हैं आखिरी सिंगल सवाल जो वार्ड। मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि ये इंतखाबात जो बलदियाती हो रहे हैं, ये हो रहे हैं पार्टी बेस पे, तो इसमें अगर कोई पार्टी के अलावा आज़ाद खड़ा होना चाहता है तो उसका क्या, उसके लिए है अलाउ? जी बिल्कुल, उसमें पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है कि पार्टियाँ इसमें टिकट देंगी जो उनके मेंबरान या उनके अरकान होंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिला या अगर कोई टिकट लेने नहीं चाह रहा और वो समझता है कि बगैर टिकट के वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो ना इलेक्शन लड़ेगा। जो पार्टी टिकट पे आएंगे उनको तो पार्टियों वाले इंतखाबी निशान मिलेंगे, जिस सियासी जमात का जो निशान है उनको वो अलाट होगा।
जो आज़ाद मेंबर हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास एक पूरी लिस्ट होती है इंतखाब, वो फिर अपनी मर्ज़ी से वो निशान देते हैं, तो वो उस निशान के साथ आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे इफ्तिखार अज़ीमी साहब, जो हमें बुनियादी जो सिस्टम है बलदियाती इंतखाबात का उससे आगाह कर रहे थे। मज़ीद हम इस हवाले से ये सिलसिला जारी रखेंगे, तजुर्बात से, इनके मुतालिया से, जो इनकी मालूमात है उससे मुस्तफ़ीद करते रहेंगे तमाम हज़रात को। और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।